जो हमारा मेन लास्ट क्लास में हमने शुरू कर दिया था, जिसको आज हम ख़त्म भी करेंगे, वो है हमारा क्या बताइए। तो लिखना चालू कीजिए, आपको मैंने कहा था लिखवाऊंगा। लिखना चालू कीजिए, बताइए। अगर एग्जामिनर कहता है कि कंपोजिशन लेवी स्कीम के एडवांटेज बताइए, तो आपको थोड़ा बहुत जो याद हो वो मुझे बताओ। जो आपको थोड़ा बहुत याद हो। सिंपल, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, वही हो गया लेस कंप्लायंस। टैक्स बर्डन भी लो रेट से लगेगा। 2 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट हो गए। एक मिनट देखिए, कुछ एक ही चीज़ आप 2-3 बार बोल सकते हो, तो वो तो उसका नंबर वो नहीं देंगे। रिटर्न कम फाइल करना पड़ेगा, एक ये तीसरा पॉइंट बन गया भाई। रिटर्न कम फाइल करना पड़ेगा और सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और टैक्स का रेट कम लगेगा। ये 3 पॉइंट्स अलग अलग है ना, तो 3 तो हमने बना दिए। रिकॉर्ड का कॉस्ट बच जाएगा, वही कंप्लायंस कम में ही, मतलब आप बना सकते हो अलग बना के ना बना के। एक छोटे व्यापारियों के लिए ही है ये। एक इसमें लिख सकते हैं हम कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इजी हो जाएगा, क्योंकि टर्नओवर लेना है और उस पर मल्टीप्लाई रेट कर देना है। टर्नओवर लेना है और उस पर मल्टीप्लाई रेट कर देना है, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। तो इसके 3 या 4 पॉइंट्स आप बना सकते हो। पहला लिखो, लो रेट नहीं, आईटीसी का तो एडवांटेज में थोड़ी लिखेंगे, डिसएडवांटेज में लिखेंगे कि आईटीसी नहीं मिलेगा तो ये डिसएडवांटेज है। लो रेट ऑफ टैक्स। दूसरा, जो आप कह रहे थे कि हैरेसमेंट नहीं है, परेशानी नहीं है, सिंपल हो गया, तो हम कह सकते हैं हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर्स। हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर्स। एक जो मैंने अभी लास्ट में बताया, क्या कहा मैंने, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। और एक मैंने बताया क्वार्टरली रिटर्न, सिंप्लीफाई हो गया। वेरी सिंपल क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। इसके बाद आप लिखिए एलिजिबल टर्नओवर एंड रेट। कितना टर्नओवर एलिजिबल है और किस रेट से आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करोगे। नोट कर लिया ऊपर आपने? अच्छा, ये सब हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, इसको हम आज लिखवा भी रहे हैं। तो एलिजिबल टर्नओवर एंड रेट्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सावधानी से करना बेटा। जैसे ये हमारा एक वर्ष हम बना रहे हैं, ये हमारा एक वर्ष बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने बेटा ये बना दिया 17-18, लेट कर देते हैं 18-19, और ये बेटा बना देते हैं 17-18, ठीक है। अब आप बताओ, आप यहाँ खड़े हो, स्टार्टिंग में बिल्कुल खड़े हो, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े हो।
और आप इसके बारे में सोच रहे हो कि मैं इस वर्ष में कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो आपको टर्नओवर कहाँ का चेक करना पड़ेगा बेटा? प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका बताइए, यहाँ आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? अग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए अप टू, बताइए, अग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए अप टू 75 लाख। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या रीजन में आते हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हो, या हिमाचल प्रदेश में आते हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट या हिमाचल प्रदेश में आते हो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट ए से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से 2A आ जाएगा। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और आसाम। M लगाएंगे तो 3M आ जाएगा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। A 2 लगाया, 3M लगाया, उसके बाद NST, उसके बाद लगा रहे हैं हम NST। तो बताइए, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। 8 देखिए तो हुए कि नहीं? 8 हो गए, 8 हो गए, और 1 हम जोड़ देते हैं क्या? हिमाचल प्रदेश। तो इससे 9 हमारे यहाँ के राज्य हो गए, जिसके लिए हमने टर्नओवर 75 लाख डिक्लेयर किया है। ठीक है। अदर स्टेट के लिए 1 करोड़ है, और अदर स्टेट या यूटी, यूनियन टेरिटरी, यूटी या स्टेट, उनके लिए 1 करोड़ है टर्नओवर। मान लेते हैं कि ऐसा है, मान लेते हैं कि ऐसा है, तो ये व्यक्ति बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इंटीमेट कर देगा। मैं इंटीमेशन का भी चार्ट बनवाऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इंटीमेट कर देगा। मान लेते हैं इन्होंने इंटीमेट कर दिया और इनको कंपोजिशन अलाउ हो गया। मान लेते हैं इन्होंने इंटीमेट कर दिया और इनको कंपोजिशन अलाउ हो गया, तो ये कंपोजिशन कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि ये सारी कंडीशन पूरी करते रहें और टर्नओवर एक लिमिट के बियॉन्ड ना चला जाए। सपोज कर लेते हैं कि भाई साहब दिल्ली में हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर आर हैं जो दिल्ली में है, तो दिल्ली के लिए हमने 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए टर्नओवर रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि इनको अप्लीकेबल कब तक मिलेगा? जब तक कि ये टर्नओवर 1 करोड़ के एक्सीड ना कर जाए। सपोज करते हैं कि ये टर्नओवर इनका, सपोज करते हैं कि टर्नओवर इनका यहाँ पर एक्सीडिंग 1 करोड़ हो रहा है, यहाँ पर एक्सीडिंग, दिल्ली में है इसलिए मैं क्या लिखूंगा? 1 करोड़। तो एक्सीडिंग 1 करोड़ हो रहा है टर्नओवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जो कंपोजिशन मिलेगा वो इसी समय के लिए मिलेगा। यानी यहां पर ये नॉर्मल स्कीम में आएंगे, नॉर्मल स्कीम में आएंगे, स्कीम ना कहें तो नॉर्मल चार्ज में आएंगे, नॉर्मल लेवी कह देता हूं मैं, नॉर्मल लेवी में आएंगे। ये यहां पर नॉर्मल लेवी में आएंगे, और यहां तक ये किस में आएंगे बेटा? कंपोजिशन लेवी में आएंगे, कंपोजिशन लेवी में आएंगे, कंपोजिशन लेवी में आएंगे। ठीक है, बताओ कंपोजिशन लेवी में जब वो रहते हैं तो इनको कोई आईटीसी नहीं मिलता, इनको कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, टैक्स इनवॉइस नॉट इशू। बताओ जब ये नॉर्मल में आ जाएंगे तो इनको आईटीसी भी मिल जाएगा कि नहीं? और ये अब टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं। बताओ यहाँ नो टैक्स इनवॉइस इशू लिख दिया आपने, ठीक किया, उसके जगह आप लिख सकते हो क्या?
बिल ऑफ सप्लाई, यही कहा था ना, याद है, यही नाम था, बिल ऑफ। तो ये बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पर इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, और इनको आईटीसी का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। जब ये नॉर्मल लेवी में आ जाएंगे, सपोज करो ये नहीं आए नॉर्मल लेवी में पूरे साल, तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये नॉर्मल लेवी में इसी वर्ष आ गए तो इस पॉइंट के बाद नॉर्मल लेवी हो गया, इसका मतलब टैक्स इनवॉइस भी इशू करेंगे और इनको आईटीसी भी अलाउ हो जाएगा। बताओ ये व्यक्ति रजिस्टर्ड होना जरूरी है कि नहीं? इनको बिना रजिस्ट्रेशन के तो ये आप ले ही नहीं सकते कंपोजिशन लेवी, तो रजिस्टर्ड होना तो आपका अनिवार्य है। ठीक है। अब बताओ, मान लो ये पंजाब है, मान लो बेटा ये पंजाब है, तो मुझे बताओ ये पंजाब से परचेज कर सकते हैं क्या? अगर ये कंपोजिशन लेवी में आ रहे हैं, ये दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, तो बताओ क्या ये पंजाब से ये परचेज कर सकते हैं? परचेज मतलब क्या कहलाएगा? इनवर्ड सप्लाई। क्या कहते हैं परचेज को? इनवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई अलाउड है नहीं है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड स्टेट से? इनवर्ड सप्लाई आउटसाइड स्टेट से अलाउ है? बताओ लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश, यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य है, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश दिल्ली के बिल्कुल साथ में है। बताओ क्या ये आउटवर्ड सप्लाई कर सकते हैं? यहां पे आउटवर्ड सप्लाई नॉट अलाउड, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते अगर ये नॉट अलाउड। अगर ये आते हैं कंपोजिशन लेवी में तो आउटवर्ड सप्लाइड नॉट अलाउड। आउटवर्ड सप्लाइड नॉट अलाउड। एक एक पॉइंट ठीक से कॉपी करिए और देख के बताइए कि यहां तक आपको इस चार्ट में कोई कमी नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो बताइए। कोई कमी कोई प्रॉब्लम नहीं है? देख लीजिए इस चार्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। यहां तक एक व्यक्ति जिसका लास्ट ईयर अग्रीगेट टर्नओवर 75 या 100 लाख रुपए तक है, अप टू तक है, वो कंपोजिशन लेवी ले सकता है। वो कंपोजिशन लेवी ले सकता है। कंपोजिशन लेवी करंट ईयर में 75 और 100 लाख तक ही एप्लीकेबल होगा। अगर एक्सीड कर जाता है बाई चांस टर्नओवर तो उसके बाद वो नॉर्मल लेवी में आ जाएंगे और नॉर्मल आईटीसी वगैरह सब अलाउड हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए वो कंपोजिशन लेवी में आ गया, तो मुझे बताइए कंपोजिशन लेवी में आने के बाद क्या होगा? इनको टैक्स देना पड़ेगा। किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा बताइए? अगर ये MFR है, अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो इनको 2% देना पड़ेगा। करेक्ट है? 1% था ना, तो 2 हो जाएगा। अगर ये ट्रेडर हैं, बताइए होलसेलर हैं तब कितना, और रिटेलर हैं तो भी 1। ठीक है, बताइए मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर और होलसेलर हैं तो मतलब क्वेश्चन जरा सा भी तुम्हें छेड़े तो तुम घबरा जाते हो क्या? और भाई साहब 1 मिनट, तो अच्छा हुआ कि एक बच्चे ने ऐसा नहीं बोला कि सर देखिए मैन्युफैक्चरिंग जितना है उस पर 2% और जो ट्रेडिंग है उस पर 1%। अबे तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वही तो ट्रेडिंग है। हाँ ये भी सही है, जो बनाया वही बेचा, तो क्या लगाएंगे आप? 2%। लेकिन अगर कुछ सामान सिर्फ खरीद कर बेचा तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और कुछ सामान खरीद के सिर्फ बेच दिया, मैन्युफैक्चर्ड करके नहीं बेचा? ये सब ग्रे एरिया है अभी जीएसटी का। ग्रे एरिया मतलब जहां पर अभी डाउट बनेगा, कंफ्यूजन अराइज होगा, विचार बदलेंगे, लोग कुछ कहेंगे, प्रॉपर ऑफिसर कुछ कहेगा, फिर लॉ में क्लैरिटी आएगी, लाइक दैट। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करके छोड़ रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ों को एग्जामिनर नहीं टच करता, जो ग्रे एरिया होता है उसको टच नहीं करता एग्जामिनर। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कि अगर आप मैन्युफैक्चर्ड करके ट्रेडिंग बेच रहे हो तब तो ठीक है, वही करोगे और क्या करोगे, 2% तो हो ही रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, बताओ एक से ज़्यादा मेरे ब्रांच पॉसिबल हैं कि नहीं? मेरे पास 2 अलग अलग जगह हैं, एक जगह फैक्ट्री है, एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच और एक फैक्ट्री है।
एक ब्रांच में से ट्रेडिंग का काम चल रहा है, यानी कि वो सिर्फ खरीदते हैं कहीं और से सामान और बेचते हैं, और एक ब्रांच मेरे वाला मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही बेचता है, और कुछ गुड्स तो फैक्ट्री से भी बिक जाता है। तो 3 ऐसे हो गए। बताइए, अगर 3 अलग अलग स्टैब्लिशमेंट मेरे पास है अंडर वन पैन, ऑब्वियसली अंडर वन पैन की बात कर रहा हूं, अगर पैन बदल जाएगा तो एसएससी बदल जाएगा, पैन अलग तो एसएससी अलग, तो अंडर वन पैन अगर 3 स्टैब्लिशमेंट है तो मुझे जरूरी तो नहीं है कि तीनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़े। गौर किया जाए, तीनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़े ये जरूरी नहीं है। क्यों जी? तीनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे राज्य अलग अलग है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे बिजनेस लाइन अलग अलग है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज तो एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। इवन एक रजिस्ट्रेशन है या अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, मुझे सबके लिए कंपोजिशन लेवी लेना पड़ेगा कि नहीं? एक रजिस्ट्रेशन है या अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, हर केस में अगर मैंने पैन एक है तो मुझे सबके लिए कंपोजिशन लेवी लेना पड़ेगा कि नहीं? अगर उसमें से एक भी इनएलिजिबल बन जाता है, अगर उसमें से एक भी इनएलिजिबल बन जाता है तो बाकी भी इनएलिजिबल हो जाएगा, कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता। वो डिस्कस किया था ये। अच्छा, अब बताइए 1% है। अब बताइए सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? रेस्टोरेंट। सर्विस प्रोवाइडर है, रेस्टोरेंट की सर्विस है तो 5%। और अगर अदर सर्विस प्रोवाइडर है तो कंपोजिशन लेवी उनके लिए है ही नहीं, कंपोजिशन लेवी उनके लिए है ही नहीं। कंपोजिशन लेवी या तो मैन्युफैक्चरर के लिए है, या तो ट्रेडर के लिए है, या तो रेस्टोरेंट के सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो परसेंटेज तुम खेल रहे हो बच्चे, ये किसका लोगे? वेरी, बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे हो तुम तो। अच्छा, ऑफ टर्नओवर। बेटा बोलो। टर्नओवर ऑफ स्टेट या यूटी। हाँ, डिस्कस करते हैं उसको भी। टर्नओवर ऑफ 2% ऑफ टर्नओवर, 1% ऑफ टर्नओवर, 5% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ स्टेट या यूटी। मतलब स्टेट में है ना, वो दिल्ली में है तो दिल्ली में जो जहाँ भी है स्टेट या यूटी अकॉर्डिंगली उसके टर्नओवर का अलाउड होगा। का मतलब जैसे आउटर सप्लाई तो अलाउड नहीं है ना। आउटर सप्लाई मतलब ये क्या होगा? मतलब ट्रांसफर तो अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? दूसरे राज्य से अलाउड नहीं है ना, लेकिन वो तो अपनी जगह कर सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकती? ओहो मेरे बच्चे, इधर देखो, ये लो दिल्ली। इस लड़की का कंफ्यूजन है कि जब इंटर स्टेट अलाउड नहीं था तो आप दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गए थे ब्रांच लेके। मैं पहुंच जाता हूं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश, और ये देखिए ये पंजाब। ठीक है, बताइए, पहले तो मैं ऐसा जानबूझकर बनाऊंगा कि ये मेरा फैक्ट्री है। कहाँ? वैसे हो नहीं सकता, अब दिल्ली में फैक्ट्री लगाएंगे बहुत मारेंगे सरकार, मतलब बाहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फैक्ट्री है और यहाँ ब्रांच है। पॉसिबल है? ब्रांच है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये सब आपने गलती से पूछ दिया तो ये हाई लेवल का डिस्कशन जा रहा है, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, फिर वापस हम वहीं आ जाएंगे उसी कंट्रोल चार्ट पे। ये कंट्रोल चार्ट पे वापस आ जाएंगे, थोड़ा डिस्कशन करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बताइए, एक और ब्रांच यहाँ हो सकता है इसका, ब्रांच बी, और एक और यहाँ पर भी ब्रांच हो सकता है, ब्रांच सी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ब्रांच सी ओनली ट्रेडिंग कर रहा है? पॉसिबल है, ओनली ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग कहाँ से, माल कहाँ से खरीद रहा है? दिल्ली से नहीं खरीद रहा, अपने फैक्ट्री से नहीं ले रहा, कहीं और से ले रहा है, कहीं और से ले रहा है और बेच रहा है। ले बाहर से सकता है कि नहीं? वो ले बाहर से सकता है कि नहीं? बेचेगा अंदर अंदर। ठीक है, ये बाहर नहीं दे सकते, 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 इनका बाहर अलाउड नहीं है। लेकिन ये बाहर से ले तो सकता है, इससे नहीं ले रहा, किसी और से ले रहा है। ट्रेडिंग का काम है, ओनली ट्रेडिंग है, खरीद बेच खरीद बेच। ये गारमेंट्स बनाते हैं लेकिन कोट और जीन्स नहीं बनाते हैं, ये गोट जीन्स बेच रहा है। पॉसिबल है? अच्छा, अब बताइए, यहां से अगर माल यहां पर जा रहा है तो पहली बात मुझे बताइए, ये दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत है। देखिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो सकता है,
अगर इनका काम कुछ और है तो, अगर इनका बिजनेस लाइन कुछ और है, बताया था ना, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं एक ही बिजनेस लाइन है, एक ही बिजनेस लाइन है तो एक रजिस्ट्रेशन है। बताइए अगर इनका एक रजिस्ट्रेशन है तो यहां से जब यहां माल सप्लाई हो रहा है, एक रजिस्ट्रेशन है, यहां से यहां माल सप्लाई होगा, सोच के बताइएगा, एक रजिस्ट्रेशन है, यहां से यहां माल सप्लाई हो रहा है, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इसे सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर माना गया तो इस पर भी देना पड़ेगा 2%। इसलिए पूछ रहा हूं, बोलो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सप्लाई कब माना जा रहा है? जब डिस्टिंक्ट पर्सन की बात हो, सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, या आउटसाइड स्टेट ब्रांच की बात हो, यानी आउटसाइड स्टेट ब्रांच की बात हो तो यह सप्लाई है। भले ही फ्री में भेज रहे हो, आउटसाइड स्टेट ब्रांच में भेज रहे हैं तो सप्लाई है, जो कि कंपोजिशन में भेज ही नहीं सकते। विद इन स्टेट अगर भेज रहे हैं और सेम बिजनेस लाइन है तो यह सप्लाई में ही नहीं आएगा, सप्लाई की परिभाषा नहीं बनाएगा। सप्लाई की परिभाषा कब बन रहा था? जब इंटर स्टेट आप ब्रांच भेज रहे थे, इसमें सप्लाई नहीं बन रहा था। बात समझ आई क्या? और सुनिए, मतलब रिलेटेड पार्टी को जब बना रहे थे, यही तो नियम था, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25, यही तो था। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये लोग आपस में अगर हर कोई एलिजिबल है तो कंपोजिशन लेवी ले सकता है कि नहीं? सब कोई ले सकता है। तो बताइए, ये भी ले रहे हैं कंपोजिशन लेवी, तो ये अपने टर्नओवर का देंगे, ये अपने टर्नओवर का और ये अपने टर्नओवर का देंगे। यही आपको डाउट हो रहा था कि दूसरे राज्य में कैसे पॉसिबल है। ठीक है, अभी हाँ एक डाउट है, जैसे कि अब एक डीलर है जो आरटीसी ले रखा है, रजिस्टर्ड है, और वो सोच रहा है कि हम कंपोजिशन स्कीम ले लें, तो क्या पॉसिबल ले सकता है? हाँ, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया। हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि उसने यहाँ आईटीसी ले रखा है, नहीं, तो ये बोलना पड़ेगा। मैं कैसे जानूंगा आप कब आईटीसी की बात कर रहे हैं? अगर यहाँ किसी ने आईटीसी ले रखा है दोस्तों, और वो यहाँ कंपोजिशन लेना चाहता है, तो पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल है। लेने के बाद आईटीसी नहीं मिलेगा। अब मिलेगा ही नहीं, ले रखा है, क्या होता है भैया? मिलेगा ही नहीं। नहीं, मेरा पूछने का क्वेश्चन ये नहीं था। हाँ, वही मुझे लगा कुछ और बात है। मेरा पूछने का डीलर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आईटीसी, डीलर रजिस्टर्ड है, आईटीसी वगैरह में है, वो क्रेडिट वगैरह लेता है, नॉर्मल से कंपोजिशन में जा सकता है, ये पूछ रहा है। और तो बता तो रहा हूँ, वही मैं भी बता रहा हूँ कि नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहा है। यहाँ वो नॉर्मल है और यहाँ कंपोजिशन में जा रहा है, लेकिन ईयर को बीच में डालना पड़ेगा। नहीं, एक्स्ट्रा जो कंपोजिशन के बता रहा हूँ कि वे एक और लेना चाहते हैं कंपोजिशन की स्कीम भी। नहीं, आप कंपोजिशन लेवी सभी ब्रांच, सभी हेड ऑफिस जो भी हैं, सबके लिए एक ही एप्लीकेबल होता है। सबको लेना पड़ेगा या सबको भागना पड़ेगा? मतलब आप ऐसे पूछ लीजिए मुझसे, ऐसे पूछिए आप कि सर मान लीजिए, ये वाला एग्जांपल निकालिए, मैंने निकाल लिया। सर मान लीजिए ये फैक्ट्री ना चाहता है कि मैं कंपोजिशन लूँ, हाँ ठीक है, और ये ब्रांच कहता है कि मैं आईटीसी लूँगा, या ब्रांच कहता है मैं कंपोजिशन लूँ और फैक्ट्री कहता है मैं आईटीसी लूँगा। नहीं चलेगा। अगर ये तुम्हारा प्रश्न है तो इसका जवाब है नहीं चलेगा। सेम पेन है ना, सेम पेन है, एक नहीं, सबको लेना पड़ेगा कंपोजिशन लेवी। और लेना पड़ेगा तो छोड़ो, सबको एलिजिबल होना पड़ेगा। अगर एक ने भी इंटर स्टेट सेल कर दिया तो इनएलिजिबल हो गया ना, सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। क्या यही प्रश्न था तेरा? हो गया क्लियर? हाँ, तो ये कुछ और कह रहा था, तू कुछ और सोच रहा था, इसलिए दूसरे प्रश्न में नहीं पढ़ना चाहिए। न जाने वो क्या पूछ रहा है। मैं भी कई बार कंफ्यूज रहता हूँ। तुम पूछ जो रहे हो, अगर मेरे तक नहीं पहुंचा वो, तो मैं पता नहीं क्या बता दूंगा, और तुम भी कहोगे हाँ समझ आ गया, लेकिन पता नहीं क्या। इसलिए डिस्कशन जरूरी होता है, और इसलिए मैं कहता हूं जिसकी समस्या वही समझे। हाँ, अगर कॉमन डिस्कशन जैसा फील हो रहा है, सबको सुनना चाहिए, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए बीच में। क्या पता वो क्या पूछ रहा है। ये देखो, ये क्या पूछ रहा है, रुको। हाँ, पिछला वाला ये निकाल दिया। पहली बार जिंदगी में पूछा इसने कुछ, ये बता दूं आप लोगों को। अनूप कभी पूछता नहीं कुछ। हाँ, दिल्ली में जो फैक्ट्री और ब्रांच, इसका मतलब इसे समझ आ रहा है पढ़ाई। ये अभी गेम है बचा हुआ। ये सब तुम जो बेवकूफों की तरह चुपचाप रटते जा रहे हो, अभी स्वाद आते ही दिमाग खराब होने वाला है तुम्हारा। ये जो टर्नओवर मैं कहूंगा कि ये किसको कहते हैं और ये टर्नओवर किसको कहते हैं, तो अभी दिमाग खराब होने वाला है तुम्हारा। वो तो अभी देखेंगे। हाँ, सबको मिलाकर तुम्हारा अभी प्रश्न सिंपल अगर ले लूं तो इसका टर्नओवर 20 है, इसका टर्नओवर 30 है, इसका टर्नओवर 10 है, इसका टर्नओवर 40 है। तो बेटा ऐसा करो, 40 और 10 हो गए 70 और 10 80 और 20 100। बेटा अभी टिके हुए हो, ले सकते हो कंपोजिशन लेवी।
लेकिन बेटा अगर ये 90 है तो कोई भी नहीं ले पाएगा कंपोजिशन लेवी। अगर इतना सिंपल तुम्हारा क्वेश्चन था तो जवाब दे दिया मैंने, लेकिन अभी बहुत दमदार पॉइंट है इसमें। पूछूं? इस 30 में से कुछ एग्जम्प्टेड सर्व सप्लाई है और कुछ टैक्सेबल सप्लाई है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत तगड़ा काम है अभी। और कुछ ऐसा है जो टैक्सेबल सप्लाई में आता है लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। इन क्रक्स तुम्हें कुछ नहीं समझ आया अभी जो बोला लास्ट में 2 लाइन नहीं, अभी आएगा। अरे ये तो कमाल है, जो समझ नहीं आया फाइनल में आएगा। अभी आएगा बेटा। ये कंट्रोल चार्ट आपको लास्ट क्लास में ऐसा फील नहीं हुआ कि कंपोजिशन लेवी करा दिया एक तरीके से, तो चलो आज दूसरा चीज पढ़ ले। हमें नहीं, कंपोजिशन लेवी का एक लेयर तैयार किया था, आज करेंगे इसको। और तुम ये देखो, मैं आराम से कंट्रोल चार्ट इसलिए ले रहा हूं कि अभी यहाँ इस मामले को डिस्कस करेंगे। यहां से लाइन इसीलिए तो खींचा है, इसको डिस्कस करेंगे, अभी करना है डिस्कशन। अब बताओ इस चार्ट में अभी तक कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, यहां तक? और इस चार्ट में कॉपी कर लिया सब कुछ यहां तक? और कोई प्रश्न तो पूछ लो, बाकी मैं तो कराऊंगा ही। हाँ, उसका क्वेश्चन था। नहीं, मुझे ये बताओ यहां की बात कर रहे हो या 18-19 की? 18-19 की। मान लो बेटा 99 लाख नहीं, तुम गलत कह रहे हो, कहो 100 लाख। मेरे लिए दोनों का एक ही उत्तर है, चाहे 99 हो या 100 हो, एक ही बात है। एक्सीड में बात बदल जाएगी। अगर 100 लाख पे उसने रोक दिया सेल, मैन्युफैक्चर करता रहा, स्टोर में भरता रहा, सेल रोक दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर यू आर कवर्ड अंडर कंपोजिशन लेवी एंड ओनली यू आर पेइंग 2% ऑफ योर टर्नओवर, नॉट द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैंने कब कहा कि जितना मैन्युफैक्चर करोगे उसका 2% लूंगा? ऐसा कहा मैंने टर्नओवर कहा, यानी सप्लाई होना पड़ेगा। सप्लाई होना पड़ेगा, सप्लाई का 2% आपको देना पड़ेगा, यानी सेल करना पड़ेगा, तब उसका 2% हम ले रहे हैं। तो अगर आपने 99 नहीं 100 लाख पे भी सेल रोक दी तो आप पूरे साल कंपोजिशन में हो। तो करो, उसमें दिक्कत कहां आ रही है सरकार को? मुझे यह समझाओ, सरकार को प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या समझ रहे हो कंपोजिशन लेवी इज वेरी गुड? ये तो गलत, यहीं से गलती है। कंपोजिशन लेवी इज वेरी गुड फॉर सम पर्सन एंड बैड फॉर अनदर पर्सन, सम अनदर ग्रुप, बैड। कंपोजिशन लेवी तुम्हें मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था, अगर कंपोजिशन लेवी तुमने ले लिया तो तुम्हारे ग्राहक लिमिटेड हो जाएंगे, एंड कंज्यूमर तुम्हारे ग्राहक हो जाएंगे। जो ग्राहक फर्दर बेचने के लिए खरीद रहा था वो तुमसे नहीं लेगा कभी। यहां मैन्युफैक्चरर हमारे देश में बहुत कम कंपोजिशन में लेना चाहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर कंपोजिशन में आ गया तो उसका जो कस्टमर है, जो ट्रेडर बनना चाहता है, या तो वो भी आगे कंपोजिशन ले, अब तो ठीक, नहीं तो उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा। बात समझ रहे? तो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए सरकार ने बनाया। तो अगर आप रोक के करना चाहते हो तो करो, उसमें दिक्कत क्या है? और ना भी रोको तो हमने कब आपको मना किया? जरा गौर से सुनिए। अगर यहां 100 लाख क्रॉस भी कर रहा है तो क्या मैं आपको मार रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहां तक तो कंपोजिशन ही लो। ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूं कि पूरे साल में अब नॉर्मल लग जाएगा, जो तुम डरे हुए हो कि नहीं मैं 100 के ऊपर नहीं जाऊंगा। तुम 100 के ऊपर चले जाओ, 100 तक जस्टिस हो रहा है। ये 100 तक कंपोजिशन लेवी, उसके भी ऑन नॉर्मल लेवी। बताओ, नॉर्मल लेवी जब लगेगा तो जो भी रेट होगा, नॉर्मल लेवी जब लगेगा तो जो भी रेट होगा उस पर टैक्स लगेगा। अब यहां टर्नओवर का क्या मतलब तुम लेते हो? टैक्सेबल या टैक्सेबल सप्लाई या एग्जम्प्टेड सप्लाई? टर्नओवर का मतलब क्या लोगे? टैक्सेबल सप्लाई या एग्जम्प्टेड सप्लाई? देखो, एग्जम्प्टेड सप्लाई मतलब जिसका रेट 0 है। एग्जम्प्टेड सप्लाई जिसका रेट 0 है, चाहे वो सर्विस का रेट 0 है, चाहे वो गुड्स का रेट 0 है, उसका रेट 0 है, उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई कहते हैं। एग्जम्प्टेड सप्लाई जिसका रेट 0 है, समझ रहे हो? तो टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड सप्लाई समझ आ गया, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। एग्जम्प्टेड तुम समझ गए। एग्जम्प्टेड सप्लाई जिसका रेट 0 है। और अभी बड़े आसानी से हल्के में बोल गए दोनों।
जब मैंने पूछा टर्नओवर का मतलब क्या, तो तुमने कहा दोनों। ऐसे कैसे बोल दिया दोनों? पहले तो तुम कह रहे थे टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ, वो तो सर आपने कह दिया ना गलत है, तो अब हमने कह दिया दोनों। लेकिन ये कोई तरीका है? तुम्हारी बुद्धि क्या कह रही है उस पर बात करेंगे ना। मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे 2% देना पड़ेगा, 2% ऑफ टर्नओवर। विच काइंड ऑफ टर्नओवर? टैक्सेबल सप्लाई या एग्जम्प्टेड सप्लाई या बोथ? कैसे बोथ कह रहे हो? तुम्हारी बुद्धि क्या कह रही है, टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड? आपकी बुद्धि टैक्सेबल कह रही है, तो क्यों नहीं टैक्सेबल बोल रहे हो? टैक्सेबल बोलना चाहिए, सीखोगे तभी तो। आज तुम बोथ बोल दोगे तो मैं क्या कहूंगा कि अच्छा इसको पता है, तो मैं उस बात को ही नहीं छेड़ूंगा जो नॉलेज की चीज थी। इसलिए हमेशा वही कहना चाहिए जो तुम्हें पता हो। जो सही है वो नहीं कहना चाहिए, सही के पीछे नहीं जाना चाहिए। सही है, तुम जो कह रहे हो वो सही हो जाए तो ठीक, ना हो तो कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप बताओ कि कैसे नहीं सही है, तब ज्ञान मिलेगा। और सही गैस करने के चक्कर में रहोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। गैसिंग से क्या होगा? आपकी बुद्धि से क्या क्या आ रहा था मैटर कि टैक्सेबल ही होना चाहिए। अरे आप सब सुन रहे हो मुझे, मैं कहां खड़ा हूं? 2%, 1% या 5% जो आप लोगे वो किसका लोगे? टर्नओवर का लोगे। तो टर्नओवर कौन सा है, टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड? टैक्सेबल बुद्धि काम कर रहा है, टैक्सेबल। अच्छा बताओ, टैक्सेबल के 5 रेट हैं, टैक्सेबल के 5 रेट हैं। कुछ 5% है मान लेते हैं, कुछ 2% है मान लेते हैं, कुछ 12% है मान लेते हैं, कुछ 18% है मान लेते हैं, कुछ 28% है मान लेते हैं। आप हर प्रकार के गुड्स बना रहे हो, आप हर प्रकार के गुड्स बना रहे हो जो अलग अलग रेट से टैक्सेबल है। तो बताओ किस रेट से आपको देना है टैक्स? यू आर मैन्युफैक्चरर, आप अलग अलग टाइप के गुड्स बना रहे हो, कंपोजिशन ले चुके आप अलग अलग टाइप के गुड्स बना रहे हो। आपके द्वारा बनाया हुआ गुड्स अलग अलग रेट से टैक्सेबल है। पॉसिबल है ना? रेट अलग अलग हैं गुड्स के, तो अलग अलग रेट से टैक्सेबल है। आपके द्वारा बनाया गुड्स अलग अलग रेट से टैक्सेबल है। तो आपको जो परसेंटेज देना है वो कितना परसेंट देना है? 2%। ऐसे कैसे? कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 18 है, कोई 28 है, ऐसे थोड़ी है। ऐसे 2% थोड़ी है, सब अलग अलग रेट है भाई साहब। कंपोजिशन लिया तो सरकार ने कहा बेटा तो ये 0% से टैक्सेबल है, ये भी तो परसेंटेज ही है। कंपोजिशन लिया तो लो, अलग अलग रेट से टैक्सेबल था ना, तो क्या दिया तुमने? 2, ये भी तो रेट ही है बेटा, 0% से टैक्सेबल। इसे क्यों छोड़ रहे हो? इसे भी लो। समझे क्यों एग्जम्प्टेड सप्लाई को भी जोड़ना है? एग्जम्प्टेड सप्लाई इज नथिंग बट द गुड्स विच आर टैक्स्ड एट द रेट 0%। तो मेरे बच्चे जब 5%, 6%, 15% इन सब के लिए तुमने 2 अप्लाई किया, तो मेरे बच्चे 0 के लिए 2 क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? वो भी तो परसेंटेज ही है। तो सर आंसर बहुत है। ये देखो। अब बताओ ये सब क्यों हंस रहे हैं? वो इसलिए हंस रहे हैं कि सर ने ये समझाया कि आंसर बोथ ही सही है, लेकिन कैसे, अगर ये जानना हो तो तुम्हें जितनी अकल हो उतना बोलो। समझ आया? पहले क्या अकल थी तुम्हारी? ओनली टैक्सेबल आना चाहिए। अब क्या आंसर आया बताओ? क्यों बोथ आना चाहिए? लॉजिकल क्लियर हो गया कि 0% को भी सरकार क्यों उठा रही है। अभी रुको, तो यानी हम टर्नओवर की परिभाषा अगर बनाए तो क्या बनाएंगे? टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड। सुनते रहना आराम से। एग्जम्प्टेड मेरे लिए नहीं रहा, लेकिन एग्जम्प्टेड जो है वो तो एग्जम्प्टेड ही है, उसको बदल थोड़ी देंगे। वी आर पेइंग टैक्स ऑन 2% ऑफ टर्नओवर which is exempted and taxable both. For me it is taxable, you can say it is taxable at the rate 2%, but the goods are called exempted goods. Which kind of goods are called exempted goods? Goods which are taxed at the rate 0%, and it is defined in law. It is defined in law में define है कि जो goods nil rate से taxable है उसे exempted goods कहते हैं। It is defined in law। तो बताइए exempted नहीं रहा कैसे बोलेंगे? कहेंगे ना exempted भी रहा। टर्नओवर की परिभाषा यहां क्या लेंगे? टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल गुड्स नहीं बोलिएगा, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, ये इन दोनों पर तो आप टिक गए। यानी एग्जाम में जब आएगा कि ये आदमी कंपोजिशन लेवी में आ रहा है, अरे ठगेंगे एग्जामिनर, कहेंगे ये आदमी कंपोजिशन लेवी में आ रहा है, 5 गुड्स बना रहा है, कुछ गुड्स 0% से टैक्सेबल है, कुछ 5%, कुछ 10%, कुछ 12%, ऐसे डाल देंगे और कहेंगे, उनके सामने लिख देंगे उनका टर्नओवर और कहेंगे निकालो इसकी टैक्स लायबिलिटी जीएसटी की। तो टोटल मार देना बेटा,
गड़बड़ी मत करना, बोलो बात समझ आई? तो टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई लिखना चाहिए मुझे इसकी डेफिनेशन में, बोलिए। तो लीजिए, मैं, आप नहीं लिखना, मैं लिख देता हूं। टर्नओवर मतलब हुआ टैक्सेबल सप्लाई। देखो टर्नओवर मैं लिख दूंगा, डिफाइन भी किया हुआ है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, रटना पड़ेगा। और ये मैं क्या कर रहा हूं, अभी तैयार करवा रहा हूं तुम्हें, तो जरा मदद करो। टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। अब एग्जम्प्टेड सप्लाई की परिभाषा तो हम समझ गए, मन में भी क्लियर हो गया कि भाई साहब जो जीरो रेट है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है। टैक्सेबल सप्लाई को पढ़ने गया तो वहां दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वहां लिखा था टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑन विच यू आर लायबल टू पे टैक्स। नहीं, इस डेफिनेशन को पढ़ के दिमाग नहीं खराब हो रहा, क्योंकि अभी कुछ अजीब तो लग नहीं रहा आपको, अभी तो लग रहा ठीक लिखा है क्या? सप्लाई ऑन विच यू आर लायबल टू पे, सप्लाई ऑन विच यू आर लायबल टू पे टैक्स। तो यहां कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? लगेगा। मैंने कुछ माल खरीदा जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से मुझे टैक्स देना पड़ गया, इज इट ऑल्सो कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई? द आंसर इज यस। सप्लाई वेदर यू टेक और गिव, वेदर इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। टैक्सेबल सप्लाई में ऐसा नहीं लिखा था कि आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच यू आर लायबल टू पे टैक्स। टैक्सेबल सप्लाई में लिखा था सप्लाई ऑन विच यू आर लायबल टू पे टैक्स इज टैक्सेबल सप्लाई। तो सप्लाई इनवर्ड्स आउटवर्ड्स दोनों हो सकते हैं, और कभी कभी इनवर्ड सप्लाई पर मैं रिवर्स चार्ज में आ रहा हूं, बोलिए। अब अगर मैं यहां लिख दूं टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो ये डेफिनेशन तो ठीक है, आपको पता है ना, इनको जोड़ के मुझे करना क्या है, 2% देना है। लेकिन बताइए ये गड़बड़ कर रहा है। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि रिवर्स चार्ज वाला जो था उस पर रिवर्स चार्ज से जो देना है वो तो देना है, और यहां भी जोड़ के 2% देना है। तो बताइए अब डेफिनेशन कैसे बनाऊं? टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई माइनस सप्लाई, क्या बोलूं, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच RCM is applied। पक्का? देख लो, अगला क्वेश्चन दिमाग खराब कर देगा, बाकी यूजलेस क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन नहीं। कभी कभी तुम पूछते वाहियात क्वेश्चन, क्वेश्चन ही वाहियात है, कभी कभी क्वेश्चन है जी एकदम बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन हो जाता है। वैसे ये क्वेश्चन मैं अभी पूछने वाला हूं, बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन, लेकिन तंग करेगा तुम्हें वो। लॉ का इंटरप्रिटेशन। और ये क्यों पूछ रहे हो सर आप? घर में कभी कभी पढ़ते समय ना तुम्हारा दिमाग ऐसे लग जाए कि यार ऐसे हुआ तो बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन उठेगा दिमाग में तुम्हारे, वो मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूं अभी बताओ, अभी तक ठीक है? तुम्हें 2% देना है, किसका देना है? टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई ऑन विच RCM इज अप्लाइड। तो यानी आप इनवर्ड सप्लाई माइनस कर दोगे जिस पे RCM है, यानी इनवर्ड सप्लाई माइनस कर दोगे जिस पे RCM है। सुनते रहना, इनवर्ड सप्लाई माइनस कर दोगे जिस पे RCM है, यानी इनवर्ड सप्लाई माइनस कर दोगे जिस पर RCM है, उस पे तुम्हें 2% नहीं देना। इनवर्ड सप्लाई जिस पे RCM है उस पे 2%, तो इनवर्ड सप्लाई जिस पे RCM नहीं है उस पे इनवर्ड सप्लाई जिसमें RCM नहीं लग रहा है, क्या उस पर भी 2% देना है? क्या वो भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा? आपने उसे क्यों हटाया? इसे इसलिए हटाया क्योंकि इनवर्ड सप्लाई जिसपे RCM उसे हटाना है, यानी इनवर्ड सप्लाई जिसपे RCM नहीं है उसको नहीं हटाना, यानी उसको रखना है, यानी उस पर 2% देना है। अरे ये सब बेकार की बातें मत करो, ऑलरेडी फॉरवर्ड चार्ज है, उससे मेरा क्या मतलब? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। हाँ, लेकिन तब जब तुम्हारे अकल काम करे, नहीं तो फंसा देगा तुम्हें वो, नहीं तो कह देगा भाई बात में तो दम है। इनवर्ड सप्लाई उस पर RCM अप्लाई हो रहा है, उसे हटा देना है, उस पर 2% नहीं देना, तो जिस पे RCM नहीं अप्लाई हो रहा है ऐसा भी इनवर्ड सप्लाई होगा। अरे जो सामान खरीदा और RCM नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है, तो उसे माइनस करें नहीं करें? तो उसे नहीं माइनस करें। अच्छा, मतलब उस पर भी तो परचेज पे भी 2% दें। हम तो समझ रहे थे टर्नओवर मतलब सेल, लेकिन परचेज पर भी ये कैसे? टर्नओवर की परिभाषा ना इन्होंने लिखा है सेल
ना इन्होंने लिखा है परचेज। लिखा है टर्नओवर मतलब सेल और परचेज नहीं है। बताइए अगर मैं हेड ऑफिस हूं और मैं मैन्युफैक्चर का काम करता हूं, ट्रेडिंग का काम करता हूं, इसी राज्य में मेरा एक रेस्टोरेंट सर्विस भी है, इसी राज्य में सेम पेन, तो बताइए क्या मैं दोनों के लिए कंपोजिशन ले सकता हूं? दोनों के लिए लेना चाहता हूं तो एलिजिबल है, किसी एक के लिए लेना चाहता हूं तो ले सकता हूं? नहीं, लेना मुझे दोनों के लिए पड़ेगा। और चूंकि रेस्टोरेंट सर्विस है इसलिए मैं दोनों के लिए ले सकता हूं। अच्छा मजा देखिए, मैंने एग्जाम्पल में एक राज्य क्यों कहा? क्योंकि अब मैं जो बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, वो मैं रेस्टोरेंट सप्लाई करने वाला हूं। अरे मैं पत्तल बना रहा हूं, प्लेट्स बनाता हूं, बेचता हूं, मैन्युफैक्चर करता हूं, प्लेट मैन्युफैक्चर करता हूं और उसे बेचता हूं, खाना खाते हैं जिसमें आप, और रेस्टोरेंट को भी जरूरत थी, वहां मैंने सप्लाई कर दिया, पैसे नहीं लिए, लेकिन सप्लाई है ना, तो वो टैक्सेबल में आएगा ना, टैक्सेबल में आएगा ना। डिस्टिंक्ट पर्सन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट भी डिस्टिंक्ट पर्सन था, तो बताइए वो टैक्सेबल सप्लाई में आ गया, यस और नो? इसलिए इन्होंने ना सेल शब्द लिखा है ना परचेज शब्द लिखा है, शब्द लिखा है सप्लाई। ठीक, लेकिन बेटा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्वेश्चन वाहियात था। क्यों? क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं इससे माइनस कर रहे हैं। अगर इसमें ही नहीं है कोई तो उसको थोड़ी माइनस करना है, वो तो है ही नहीं। क्या यहां राम है अंदर? नहीं, तो राम यहां भी माइनस नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब राम प्लस हो रहा है? वो तो है ही नहीं। अब समझे? तो जो इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में नहीं आता वो इसमें है ही नहीं। बताओ कहां है? टैक्सेबल सप्लाई मींस फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, बट अगर मैं इनवर्ट सप्लाई, जो रिवर्स चार्ज है वही तो होगा टैक्सेबल सप्लाई। जो इनवर्ट सप्लाई जिसमें मैंने माल खरीदा या सर्विस ली, मैंने माल खरीदा या सर्विस ली जिस पर टैक्स मुझे रिवर्स चार्ज में नहीं देना, क्या वो टैक्सेबल सप्लाई में आएगा? तो जब आएगा ही नहीं तो माइनस करने की जरूरत क्या थी? तो इसलिए ऐसा मत कहना कि जो चीज माइनस नहीं हो रहा मतलब वो जरूर प्लस हो रहा है, माइनस इसमें से हो रहा है। तो क्वेश्चन वाहियात था, बात समझ आई? लेकिन अगर ऐसे कोई देखे कि भाई साहब इनवर्ट सप्लाई जिस पे आरसीएम अप्लाई है वो नहीं है, तो फिर इसका मतलब हुआ इनवर्ट सप्लाई जिस पे आरसीएम अप्लाई नहीं है वो है। ऐसे नहीं होता इसका मतलब। ये क्यों माइनस करना पड़ा? क्योंकि वो इसमें आ जा रहा था, इस डेफिनेशन में आ रहा था, और हम नहीं चाहते थे कि ये आए, क्योंकि हमें टर्नओवर का देना था, यानी आउटवर्ड सप्लाई का देना है। बताइए ये दोनों आउटवर्ड सप्लाई है कि नहीं? अगर डेफिनेशन आप बनाते तो आप ऐसे बना सकते थे ना, आउटवर्ड सप्लाई विच इज टैक्सेबल। आप और अच्छा लॉ मेकर बनते। आप टैक्सेबल सप्लाई ना बोल के क्या बोलते? आउटवर्ड सप्लाई विच इज टैक्सेबल प्लस आउटवर्ड सप्लाई विच इज एग्जम्प्टेड। आउटवर्ड सप्लाई विच इज टैक्सेबल, आउटवर्ड सप्लाई विच इज एग्जम्प्टेड बोल सकते थे ना। फिर इसको माइनस करने की जरूरत पड़ती क्या? फिर जरूरत नहीं पड़ती। समझे? अच्छा, तो हम कहाँ थे? इस जगह थे, और यहाँ डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे, टर्नओवर की बात कर रहे थे। तो यहाँ एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों आ जाएगा, बट रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। यहाँ भी उसी को अग्रीगेट कर रहे हैं, यहाँ अग्रीगेट कर रहे हैं, बस इतनी तो बात है। यहाँ अग्रीगेट पूरे साल का कर रहे हैं, इतनी तो बात है, उसी को अग्रीगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ में सुनिएगा, यहां लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं। इसका तो मतलब हो गया, इसका मतलब आप लिख लो चाहो तो साइड में, जगह नहीं है, जहां दिल करे बना लो, और बाद में एक पेपर पे इसको ड्रॉ कर लेना, A4 शीट पे, और उसको चिपका देना अपने कॉपी में, हॉरिजॉन्टल बना के ड्रॉ करके चिपका देना। दोबारा बनाओगे तो रिवीजन नहीं हो जाएगा, तो दोबारा मतलब बनाना चाहिए अगर तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो। और वैसे ही जैसे आ गए, कहीं जगह नहीं था बैठने का, यहाँ बैठ गए, तो फिर दोबारा क्यों लिखूंगा मैं? एक बार लिख दिया, पैसे दोगे दोबारा लिखने के? नहीं, तो नहीं लिखूंगा। तो बात और है,
तो दोबारा अगर इसे आप बनाओगे तो और क्लैरिटी बढ़ेगी। दोबारा जब खुद बनाओगे तो आप पहले क्या लिखोगे फिर क्या लिखोगे उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो टर्नओवर का मतलब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं बेटा? टैक्सेबल सप्लाई। अरे नहीं है तो यहां स्टार लगाओ और नीचे बना दो स्टार, स्टार लगा के नीचे बना लो। टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ये जुड़ जाना चाहिए पहले और माइनस हो जाना चाहिए इनवर्ड सप्लाई। कौन सा वाला? आरसी। ठीक है, यहां पे जो टर्नओवर का डेफिनेशन है एग्रीगेट में वो सेम है, कॉपी पेस्ट। टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाला माइनस है जीएसटी। इसीलिए समझाना है, इसीलिए लिखवाया ना। जीएसटी माइनस है का मतलब क्या हुआ? माइनस है जीएसटी, इसका मतलब क्या हुआ? बताइए, क्या आपके हिसाब से हम 17-18 में, छोटा करते हैं, आपके हिसाब से क्या 17-18 में मैं नॉर्मल लेवी में आ सकता था, आ रहा हूं, ऐसा भी हो सकता था? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 17-18 में नॉर्मल लेवी में आ रहा था और 18-19 में कंपोजिशन लेवी में आ गया? 17-18 में कंपोजिशन लेवी की लिमिट 50 लाख थी, ठीक है। शुरू से मुझे मालूम था कि मैं 70-80 लाख रुपए की सेल कर रहा हूं, तो मैंने कंपोजिशन लेवी ली नहीं। समझ रहे हैं? या और चेंज कर देते हैं, यहां पर 120 लाख का टर्नओवर था 16-17 में, यहां टर्नओवर 70 लाख का था। बताइए, अगर 16-17 में 120 लाख का टर्नओवर था मेरा, तो क्या मैं 17-18 में कंपोजिशन लेवी ले सकता हूं? जल्दी बोल दीजिए। कंपोजिशन लेवी चेक करने के लिए कहां देखना पड़ेगा? लास्ट ईयर, करंट ईयर? लास्ट ईयर 120 है, मैं यहां कंपोजिशन लेवी ले सकता हूं क्या? क्या अगले साल मैं कंपोजिशन लेवी ले सकता हूं? क्योंकि इस साल तो 70 है, तो मैं अगले साल कंपोजिशन लेवी ले सकता हूं। इसका मतलब आपने साबित कर दिया कि 17-18 में नॉर्मल लेवी हो सकता है और 18-19 में कंपोजिशन लेवी हो सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जो 70 लाख आपने निकाला है, ये व्हाट इज 70 लाख है क्या? ये टर्नओवर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? क्या यहां पर आपने सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लिया या एग्जम्प्टेड भी लिया? हाँ, अब बात आई ना। तो टैक्सेबल भी लिया और एग्जम्प्टेड भी लिया, लेकिन जो इनवर्ड सप्लाई है जिस पे आरसीएम है वो तो नहीं लिया ना। नहीं सर, वो नहीं लिया। अच्छा, इस 70 में जीएसटी भी शामिल है, उसे हटाकर लेना है कि बिना हटाए लेना है? जीएसटी शामिल है मतलब सर, अरे जब तुम नॉर्मल लेवी में आ रहे थे तो जो तुम माल बेच रहे थे उसमें जीएसटी जोड़ जोड़ के बेच रहे थे ना भाई, जीएसटी जोड़ जोड़ के बेच रहे थे ना। तुमने 150 रुपए का माल बेचा, 15 रुपए जीएसटी लगाया, 165 में बेचा, तो ये 70 लाख जो कैलकुलेट हुआ है वो 165 वाली चीज को कैलकुलेट करके हुआ है। तो बताओ, इसमें से तुम्हें जीएसटी माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? जीएसटी को टर्नओवर थोड़ी है, वो तो टैक्स है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। बोलो, समझ आई बात? यहां पर मैंने क्यों नहीं इसको माइनस करने की बात कही? क्योंकि अगर कंपोजिशन लेवी ले रहे हो नालायकों, तो इसमें तुम जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकते। गेट इट पॉइंट? यहां पर मुझे एक लाइन और जोड़ना क्यों पड़ा, समझ आया? क्योंकि यहां नॉर्मल लेवी भी पॉसिबल है। अगर मैं कंपोजिशन लेवी ही था यहां, तब तो वैसे ही नहीं जुड़ा होगा ये, लेकिन अगर ये नॉर्मल लेवी में आ गया तो ये जुड़ गया होगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहे? उसी तरीके से यहां पर इन्होंने जो डेफिनेशन बनाया उसमें प्लस कर रखा है एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर
मतलब हो सकता है आप एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, हो सकता है आप एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो एग्रीगेट टर्नओवर is different from the turnover on which you are liable to pay tax under composition scheme. I repeat my statement. Aggregate turnover is different from the turnover on which you are liable to pay tax under composition levy scheme. ये टर्नओवर और ये टर्नओवर अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? भाई मैं यहां एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं, भाई मैं यहां इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहा हूं। बोलो, यहां थोड़ी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, यहां इंटर स्टेट सप्लाई थोड़ी हो सकता है, यहां तो इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहा हूं। तो इंटर स्टेट सप्लाई का भी टर्नओवर जुड़ेगा, एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसका भी टर्नओवर जुड़ेगा। रिवर्स चार्ज वाला लेस हो जाएगा क्योंकि टैक्सेबल टर्नओवर शब्द इस्तेमाल किया आपने, इसलिए लेस करना पड़ रहा है। गेट इट पॉइंट? तो देखिए आपके पास बुक में मेंशन है एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा। कम टू पेज, ये देखिए लास्ट पेज, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम।